एक गरीब माहीगीर से सोने का बेताज बादशाह बनने का सफर, गुर्बत से सोने तक और फिर शोहरत से जवाल तक। कराची के कदीम जजीरों में जहां हर माहीगीर का रिश्ता समंदर से बंधा है, जिनका ख्वाब सिर्फ 2 वक्त की रोटी पर खत्म होता है, जो नस्ल दर नस्ल गुर्बत के साए में जीते रहे हैं, वहीं एक शख्स ऐसा था जिसने समंदर को अपनी किस्मत बदलने का जरिया बना लिया। ये कहानी है भिट जजीरे के कासम भट्टी की। एक आम सा माहीगीर मजदूर जो दिनों रात लांचों पर मजदूरी करता, मगर समंदर की गहराइयों और खुफिया रास्तों को जानने की वजह से अलग पहचाना जाता था, जो आगे चलकर एक ऐसा नाम बनने वाला था जिसके चर्चे जजीरे से इक्तदार के ऐवानों तक पहुंच गए। यही मुहारत सिर्फ एक गरीब माहीगीर की जिंदगी नहीं बदल रही थी, बल्कि एक नए बादशाह के उरूज की कहानी लिख रही थी। सोने की स्मगलिंग में कदम रखते ही कासम भट्टी ने ऐसे कदम जमाए कि 50 की दहाई में वो एशिया के सबसे बड़े सोने के स्मगलर्स में शामिल हो गया। बुजुर्ग लोग हैं, अब जब कासम भट्टी का नाम लोगे कि वो कहेगा भाई बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा नाम था। और उसको समुद्र का जो है वो क्या कहते हैं बादशाह, या उसको समुद्र का डाकू भी का लफ्ज़ भी अखबारों में उस ज़माने में आता था। पाकिस्तान का इब्तिदाई दौर, उस वक़्त कोई पानी के जहाज़ वगैरह तो नहीं चलते थे ना। पाकिस्तान की मईशत का तमाम दारोमदार कार्गो लांचों में था। वो उस ज़माने की सबसे बड़ी कार्गो लांच थी, अल कासमी लांच थी, तेज़ रफ्तार लांच थी, हाजी कासम भट्टी की थी। मेरा बड़ा भाई उसमें ड्राइवर था। ख़ास तौर पे जजीरा भिट बाबे के जो माहीगीर थे, वो तो इन रास्तों की जो नाकाबिल यकीन रास्तों की का वो जानते थे, खुफिया रास्तों का वो किसी को इल्म नहीं। इंडिया में सोने की बहुत खपत थी, बल्कि अब भी है, क्योंकि उनके मजहबी मतलब एक ज़रूरत है कि जब वो लड़कियों को रुखसत करते हैं तो जहेज़ में सोना देते हैं उसको, इसलिए कि सोना का येलो कलर है और येलो उनके यहाँ मुकद्दस कलर माना जाता है। तो और उस ज़माने में इंडिया में हर किस्म की इंपोर्ट पे पाबंदी थी, तो सोना स्मगल होता था और पाकिस्तान से होता था। तो इसमें हाजी साहब को बड़ा मौका मिल गया, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनके रिश्तेदार वहाँ भी थे, इंडियन कच्छ में। मेरे वालिद साहब जो थे वो भी दुबई में तो यही काम करते थे, सोने की स्मगलिंग का काम करते थे। तो वो बताते थे कि भाई हम तो हमारे जो कच्छी जो लोग हैं, आप अंदाज़ा करो ईमानदारी कितनी थी कि वो जो है सोने पे सोते थे। वो किश्ती में जब सोना होता था उस पर सोते थे। हम लोग बोलते हम लोग सोते, हमारे लिए कुछ भी नहीं था। वो हमें जो मुआवजा मिलना होता था वो मिलता था। ये किस्से सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद ना रहे, बल्कि सरहदों को भी पार कर गए। अमेरिकी टाइम मैगजीन ने कासम भट्टी और अब्दुल्ला भट्टी को गोल्डन बॉयज का खिताब दिया और लिखा कि पाकिस्तान के कयाम के बाद 2 माहीगीर भाइयों के बेटों ने सोने की स्मगलिंग की एक ऐसी सल्तनत कायम कर ली जिसका नेटवर्क इतना बड़ा था कि जब भी इनकी लांचें सोने की खेप कराची लाती तो सोने की मार्केट में कीमतें ऊपर नीचे हो जाती। दिखाए थे वो हाथ डाल के एक ईंट निकाले, वो ईंट बनी होती थी तकरीबन एक किलो की। इस किस्म की 1 किलो आधा किलो इस किस्म की ईंटें होती थी, जो में लगते आते थे। मैंने कहा ना वो कोई छुपा मुपा के नहीं, बाद में छुपाने का सिलसिला शुरू हुआ था आस्ते आस्ते जब सख्ती बढ़ती गई। तो सोना तो ज़ाहिर है उसमें 100 200 जैकेट भी होते थे, 100 जैकेट होती थी। तो उस तरह हमारे लोग कहते हैं ना, हम तो सोने पे सोते थे, तो ज़ाहिर है वो ऊपर ही रखते थे उसको। फिर वो जैकेटें होती थी ना, उसको बांधते थे रस्सी के अंदर। अगर कोई नेवी आ गई या कोई कस्टम की लांच को शक पड़ गया तो ये उसको पानी में फेंक देते थे। कोई छोटा सा निशान ऊपर जो है रख के वो तैर रहा है, बाकी सारा नीचे होता था। मेरी शादी हुई थी तो 84 रुपये तोला था सोना, और आज 5 लाख रुपए तोला सोना। अब 84 और 5 लाख में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो उस वक़्त सोने की कोई अहमियत ही नहीं थी। सोना तो इस तरीके से पड़ा रहता था जज़ायर के ख़ानदानों के घरों में, जैसा हमारे यहाँ कचरा कुंडी में नहीं सामान पड़ा होता, इस तरीके से पड़ा होता था। ये तो मैंने अपनी आँखों से देखा, क्योंकि मेरी शादी जजीरा भिट में हुई 52 साल पहले, यही हाजी कासम भट्टी मरूम के छपरे में हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें।
मेरी खुद की बीवी को मैंने देखा सोनों के साथ खेलते हैं। और मैं क्या बोलूँ, छोटी सी बच्ची थी, कासम भट्टी मेरे ससुर को जगह जो मकान बना के देने वाला मरहूम हाजी कासम भट्टी था। कल तक समंदर की नमकीन हवा में मजदूरी करने वाला ये शख्स पाकिस्तान के अमीर और ताकतवर हलकों की महफिलों का हिस्सा था। इसके असरो रसूख का ये आलम था कि सरकारी इदारों की ऊंची कुर्सियों तक इसे रसाई हासिल थी। पाकिस्तान के पहले सदर इस्कंदर मिर्जा भी इसके करीबी दोस्तों में शामिल थे, लेकिन गुर्बत का जख्म अभी भी इसके दिल में ताज़ा था। वो दिन इसे कभी ना भूले। इसलिए कासम भट्टी गरीब खानदानों की मदद करता, बच्चियों की शादियां धूमधाम से कराता और इन शादियों में मलका तरन्नुम नूर जहां समेत उस जमाने के बड़े बड़े फनकार शिरकत करते। फलाही कामों के साथ वो मज़ारात की तामीर में भी भरपूर माली ताउन करता। कोई बेवकूफ़ तो नहीं थे जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रह चुके वो उनके घर पे आते थे, या कोई बेवकूफ़ तो नहीं थे वो अपनी फैमिली के साथ उनके घर पे आते। कोई तो उनका बैकग्राउंड था ना। उनका बैकग्राउंड ये था कि नौ मौलूद पाकिस्तान को उन्होंने तवानाई बख्शी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तान को उरूज पर पहुंचाने की जदोजहद की। उनकी लांचें चलती थी, उनका कारोबार था। बरादरी में जो है ख़ासतौर पे जो बच्चियां होती हैं उनकी शादी में बड़ा किरदार अदा किया। 15-15, 20-20 बच्चियों की साथ में शादियां कराते थे और उसमें उतने अच्छे, मतलब उस अच्छे तरीके से जैसे उनकी अपनी बेटी हो, बेटी की शादी हो। उस शादी में इनको एक फंक्शन होता था, वो फंक्शन में इनको बुलाते थे। मेहदी हसन साहब, खान साहब और मलका नूरजहां यहाँ आए तो कितने पैसे देते होंगे ना इनको। वो उस वक्त पाकिस्तान के टॉप क्लास फनकार थे, फिल्मों में उनका तूती बोलता था। इसके बावजूद इनके कहने पे आ जाते थे। तो इसके अलावा ये उसके बड़े मोतक़िद थे जो हमारे पीर और ये अहले तसव्वुफ़ होते हैं उनके। तो कई मज़ार कराची में ऐसे हैं, ख़ासतौर पे पापोश नगर में हमारे मुर्शिद का मज़ार है हज़रत कामिल शाह बाबा का, वो भी उन्होंने तामीर करवाया। जिया शाह नूरानी है बलूचिस्तान के इलाके में, उसकी जो सीढ़ियाँ ऊपर से, ये भी कासम भट्टी ने उसको तामीर करवाया था। और आपका भी शाह बेटा ये कलंदर है, बहुत सारी ऐसी मज़ारात है, उसके भी उन्होंने और उसका काम भी किया। उस ज़माने में जनरेटर का तस्वर नहीं था। जनरेटर क्या होता है, बहुत बड़ा जनरेटर जजीरा बिट में लगा था। मेरा एक रिश्ते का जो रिश्तेदारी में जो, क्योंकि मेरे दादा ने जजीरा बिट में शादी किया था, तो उस हिसाब से जो रिश्ता बनता था वो उसका इंचार्ज था, मिस्त्री था। वहाँ पर पूरे बिट में रात के वक़्त एक लाइन, एक बल्ब दिया जाता था। अब आप अंदाज़ा लगा तो इनके कामों का। उन्होंने मस्जिद बनाई थी, उस मस्जिद का पेश इमाम जिसने मेरा निकाह पढ़ाया था, उस मस्जिद के अंदर उन्होंने सोने का कलमा लगाया था। लेकिन इक्तदार का खेल कभी एक सा नहीं रहता। जो आज ताकतवर है कल कमजोर भी हो सकता है। फील्ड मार्शल अयूब खान ने जब इस्कंदर मिर्जा को हटाया तो कासम भट्टी का वक्त भी पलट गया। वो दौलत जिस पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की थी, जो सबको खरीद लेती थी, इसके गिर्द कानून का जाल ऐसा तंग हुआ कि वो गिरफ्तार हो गया। टाइम मैगजीन लिखता है कि कासम भट्टी ने जेरे समंदर चट्टानों में 2 टन तक सोना छुपा रखा था, जिसे बरामद कर लिया गया। इस्कंदर मिर्ज़ा से बहुत करीबी ताल्लुक़ इसके थे और इस्कंदर मिर्ज़ा की जब बीवी को उन्होंने हीरो का हार जब पेश किया एक महफिल में, तो उस दौरान ही अयूब खान को खटकने लगे और अयूब खान की गहरी नज़र थी। अयूब खान का मार्शल लगा था। उस वक़्त लोगों ने डर के मारे सोना उठा के समंदर में फेंक दिया था। जजीरा बिट के बराबर में जो आप देखो समंदर है ना, समंदर में फेंक दिया था। तो फेंकने के बाद फिर बहुत सा सोना निकला भी। इसी तरीके से बाहर जब समंदर के बाहर जाते थे, अगर कोई इस किस्म की मुसीबत खड़ी होती थी तो वो इस तरीके से समंदर में सोना फेंक देते थे, बाद में उसी जगह से जाके निकालते थे। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होती थी वो जगह को तलाश कर सके। फैसिलिटी ये थी कि वो लार्ज को पलट देते थे, सोना ज़मीन में चला गया तय में, फिर वो जब उस तक दूसरे आदमी की रसाई हो रही तो ये तो ख़ानदानी पैराग थे ना, ये बाद में जाके सोना निकाल के और फिर लांच पे लाद के देकर आते थे। देखें, ये जो आपके हैं ना, सलमान खान, उनके वालिद सलीम खान ने कहा था कि जब आपकी किस्मत अच्छे हो ना तो बॉल भी वहीं आके गिरती है जहाँ आपको शॉट खेलना हो। तो ये किस्मत के धनी थे। एक बार ये सोना वहाँ से ला रहे थे दुबई से, तो इसके गिर्द कस्टमर ने घेरा तंग किया, तो वो तकरीबन सोने की मिकदार जो बताई जाती है, जो हमारे
पाकिस्तानी मीडिया है, ISPR का अखबार है हिलाल, वो लिखता है कि 7 मन, जबकि अमेरिकन मैगजीन टाइम्स लिखता है कि ये 2 टन सोना था। तो उन्होंने ये समंदर बुर्द कर दिया सोना। वो समंदर बुर्द तो जब हुआ तो कुछ मकदार उन्होंने पाकिस्तान नेवी ने उसकी निकाल भी दी किस जगह डंप हुआ था, और कुछ जो सोना था वो समुद्र की लहरों के ज़रिए वो KPT की बरसों तक आ गया। अब KPT की बरसों का ये होता है कि उसकी गहराई को बरकरार रखने के लिए वक्तन फ़वक्तन वहाँ ड्रेजिंग होती है, क्योंकि कीचड़ वहाँ जमा होती है। तो वहाँ बकेट ड्रेजिंग होती है, उसमें बाल्टियों के ज़रिए एक मशीन चलती है जो जहाँ बर्थे लगती है तो कीचड़ निकालती है। वो एक कीचड़ निकाल के बकेट के ज़रिए, बाल्टी के ज़रिए एक से दूसरे बोट में फेंकती है वो। तो उनमें जो कासू उदारे के जो फेंका गया सोना, जिनमें अशरफ या बिस्किट होते थे, उससे अक्सर निकलते थे ये। तो एक तो इसका चश्मदीद गवाह मेरा हमारी ऑफिस में मेरे साथ काम करता है, वो यहाँ काम करने वाला था ड्रेजर पर, उन्होंने खुद चश्मदीद गवाह वो बताता कि मैंने कई दफ़ा देखा अशरफा निकलते हुए। गिरफ्तारी के बाद अदालतों के दरवाजे खुले और कासिम भट्टी पर वो मुकदमात कायम हुए जिन्होंने इसकी चमकती हुई जिंदगी को अंधेरों में धकेल दिया। कासिम भट्टी के पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, ताल्लुकात, लेकिन अंजाम में इसके हिस्से में सिर्फ तन्हाई और कैद आई। टाइम मैगजीन के मुताबिक अदालत में कासिम भट्टी ने सब कुछ खोल कर रख दिया। साबिक गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, साबिक सदर इस्कंदर मिर्जा और साबिक वज़राए आज़म फिरोज नून समेत दर्जनों आला अफसरान तक को स्मगलिंग के खेल में मुलव्विस करार दिया। फौजी हुकूमत ने कासिम भट्टी के इल्जामात पर पुलिस को तहकीकात का हुक्म भी दिया। कहा जाता है कि भाई की अचानक मौत की खबर का सदमा कासिम भट्टी बर्दाश्त ना कर सके और कैद के दौरान ही वो दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। वो शख्स जिसने दौलत के समंदर पर राज किया, आखिर में खुद वक्त की मौजों का शिकार हो गया और इसकी कहानी तारीख की गहराइयों में डूब गई।